गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे देखिए, हम हिंदी की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें ये 9वां एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें जो हम पढ़ रहे थे, शब्द विकार पढ़ रहे थे, और शब्द विकार में भी हम विकारी जो शब्द हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विकारी शब्द हैं, इस पर हमारी पहली क्लास है। विकारी शब्द। देखिए, सबसे पहले बात करें हम विकारी शब्द क्या होते हैं। ये एक ऐसे शब्द होते हैं जिन पर एक तरह से, जैसे हम कहें काल है, जैसे हम कहें कारक है, जैसे हम कहें लिंग है, जैसे हम कहें वचन है, इन सब का यदि प्रभाव पड़ता है तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। मैं पिछली क्लास में जो विकारी स्वरूप था उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो उसको भी आप एक बार देखें तो ध्यान देंगे। विकारी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे शब्द जिन पर काल, कारक, लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता हो। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे जो शब्द हैं सभी, ये सभी शब्द जो हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। और इस विकारी शब्द की जो संख्या है, यदि हम इसमें संख्या देखें तो इसमें जो संख्या है वो 4 है। यदि हम इसमें भी बात करेंगे, एक संज्ञा शब्द होते हैं, एक सर्वनाम शब्द होते हैं, एक विशेषण शब्द होते हैं, और एक जो है इसमें क्रिया शब्द होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है आपके यहां पर ये विकारी शब्द हैं, और इसी में से हमें सबसे पहले जो है ये संज्ञा है, इस स्वरूप को हमें पढ़ना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखें, हम सबसे पहले विकारी शब्द में पहला विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं संज्ञा शब्द जो है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक तरह से उच्चारण करना सिखाता हूं। अभी तक हम इसका जो उच्चारण है वो संज्ञा करते हैं, जो कि हमारी एक तरह से आम बोलचाल भाषा में आ चुका है। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो इसका उच्चारण संज्ञा होता है। क्यों होता है उसको भी देखें। देखिए, ये जो संयुक्ताक्षर जो ज्ञ है, ये जय होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसका जो निर्माण है इन दोनों से मिलकर के बनता है, इससे होता है। तो यदि हम इसका उच्चारण करें तो ये जय उच्चारण के रूप में होता है। अगर हम इसका शुद्ध उच्चारण करें तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो संज्ञा होता है, अगर वास्तविक उच्चारण करें। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो उच्चारण है ये कर देते हैं, इस उच्चारण के रूप को हम लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण संज्ञा कर देते हैं, जबकि वास्तविक रूप में ये गलत है, जो कि हमारी आम बोलचाल भाषा में आ चुका है। ये हमारी आम बोलचाल भाषा में जो है प्रयुक्त हो चुका है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो ये जो स्वरूप है प्यारे छात्रों, ये गलत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि अब आप संयुक्ताक्षर जानते हैं। संयुक्ताक्षर को अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह से दिया हुआ है। यदि आप इसका एनसीईआरटी रूप भी देखेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संज्ञा है, ज्ञ है, उसको आम बोलचाल रूप में जो है ग और य के रूप में पढ़ लिया गया है, जिसके कारण उसको संज्ञा पढ़ दिया जाता है। लेकिन वास्तविक जो उच्चारण है इसका संज्ञा होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा कि इसका उच्चारण वास्तविक क्या है। तो एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए अब बात करते हैं, हम मेन बातों को करते हैं इसमें संज्ञा में। देखिए, यदि हम अपने वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, या हम बात करें विश्व की बात करें, तो यहां पर कुछ चीजें हैं, मौजूद हैं। जैसे आप कह देते हैं कुछ सजीव चीजें भी मौजूद हैं, कुछ निर्जीव चीजें भी मौजूद हैं, कुछ स्थान यानी जगह भी मौजूद हैं। देखिए, बहुत मैं अलग डिफरेंट रूप से इसको पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको एक बार समझ में आएगा कि वास्तविकता में संज्ञा क्या है और किस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण स्वरूप बन जाता है। देखिए, जैसे अगर मैं जब कभी भी बात करता हूं अपने वातावरण में सजीव की बात करता हूं, जब कभी मैं सजीव की बात करूंगा तो हमारे सामने एक उत्तर आएगा व्यक्ति, एक स्वरूप आता है व्यक्ति। मैं जब कभी भी निर्जीव की बात करूंगा तो एक स्वरूप निकल के आएगा वस्तु, और मैं जब कभी भी किसी जगह की बात करूंगा तो एक चीज निकल के आएगा स्थान। ये निकल के आते हैं जो हमारे वातावरण या हम कह सकते हैं विश्व में मौजूद होते हैं। चाहे हम व्यक्ति की बात करें, चाहे वस्तु की, चाहे स्थान की, ये जो तीनों चीजों का जो स्वरूप है, ये दृश्य स्वरूप है, विजुअल है, इनको देखा जा सकता है। इनका जो स्वरूप है ये दृश्य स्वरूप है। इनका यदि बात करें तो दृश्य स्वरूप है जो है। इसके अलावा एक अदृश्य स्वरूप भी होता है। अगर बात करें एक अदृश्य स्वरूप भी है, और अदृश्य स्वरूप में यदि हम बात करते हैं तो उसमें एक होता है भाव, फीलिंग की बात करते हैं, एक इसमें रहता है भाव होता है। तो यहां पर जो भाव होता है, व्यक्ति के भी भाव हो सकते हैं, किसी भी चीज के भी भाव हो सकते हैं। तो एक भाव स्वरूप भी जो है हमारी प्रकृति में मौजूद है। तो ये जो सब चीजें हैं वो हमारी प्रकृति में मौजूद है। अब आप देखिए, एक बात सोचें, जब इस प्रकृति में कोई व्यक्ति मौजूद है तो इस व्यक्ति का कोई न कोई क्या भी होता है, नाम होता है। जब कोई वस्तु है तो वस्तु का भी क्या होता है, नाम होता है। जब कोई भी स्थान है तो स्थान का भी क्या होता है, नाम होता है। और जब कभी भी किसी भाव की बात करें तो इसका भी क्या होता है, कोई नाम होता है, फीलिंग होता है, लेकिन ये अदृश्य इनविजिबल है। तो यहां से एक बात निकल के आती है। अब आप देखिए, इसका बड़े आसानी से परिभाषा बना सकते हैं ऐसे शब्द, या हम कह सकते हैं यहां से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यानी संज्ञा क्या है, अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा एक तरह से किसी भी चीज का क्या है, नाम है। तो प्यारे छात्र, यहां से बात करें, संज्ञा की बात करें अगर हम, तो जो है तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम किस रूप में जान लेते हैं, संज्ञा के रूप में जान लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब कहां से निकल के आए, ये आप समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम या विकारी शब्द को संज्ञा के रूप में जाना जाता है। इतना समझ गए होंगे आप। ये संज्ञा शब्द जो है किस तरह से निकल के आया और कहां से निकल के आया, इस पर मैंने आपके लिए ये जो है बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए अब हम इसमें देखते हैं संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट है। देखिए अब कैसे कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसको बताता हूं। कहीं संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको 2 भी मिल जाएंगे, कहीं संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं तो 3 भी मिल जाते हैं, कहीं यदि संज्ञा के प्रकार देखते हैं तो 4 भी मिल जाते हैं, और कहीं 5 भी, कहीं 6 भी। अब दिमाग में बात ये आती है कि सर उत्तर कब लगाना है और कौन सा लगाना है, और अगर ऐसे स्वरूप है तो कौन कौन से हैं। तो यहां हमें उन सब चीजों की बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने प्यारे छात्रों कल मैंने आपसे पूछा भी था, तो एकाध ही बच्चे ऐसे थे जिनका सही जवाब मुझे प्राप्त हुआ था। तो आज हम यहां पर इन सभी स्वरूपों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं मूल रूप से संज्ञा के भेद। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूल रूप से संज्ञा के जो है वो कितने भेद हैं। तो मूल रूप से जो संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं। मूल रूप से संज्ञा है उसके 2 भेद हैं, और इसमें 2 भेद कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। एक है आपकी यथार्थवाचक संज्ञा, एक जो है आपकी यथार्थवाचक संज्ञा है, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, दूसरा एक और है भाववाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा को मैं इतना अच्छे से बताने वाला हूं कि कभी भी आप कोई भी उदाहरण होगा किसी भी तरह का तो कभी कोई कंफ्यूजन में नहीं होंगे कि किस तरह से हम इसका जो उत्तर है वो प्राप्त करें, कैसे लगाएं। अब देखिए 2 तरह के मूल रूप से कभी भी संज्ञा के भाग पूछे जाते हैं, भेद पूछे जाते हैं, तो आपको 2 लगाने हैं। एक यथार्थवाचक संज्ञा है और एक भाववाचक संज्ञा का रूप है। अब देखिए बात करते हैं हम यथार्थवाचक संज्ञा की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ऐसे नाम जो कि वास्तविक हो। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, ऐसा कोई भी नाम जो वास्तविक है और साथ ही वास्तविक या फिर दृश्य है। दृश्य का मतलब जिसको देखा जा सकता है या मूर्त रूप में है, तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देंगे, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। ऐसे नाम जो मूल हैं एवं दृश्य या मूर्त है, मूर्त रूप में है, यथार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप देखें, खुद सोचें। देखिए ये क्या है, मार्कर। तो जैसे मैंने मार्कर का नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि मार्कर की आकृति ऐसी होती है। मैंने कहा मोबाइल, तो तुरंत आपके दिमाग में जो है आकृति बन गई मोबाइल की। मैंने कहा आम, तो तुरंत आपके जो दिमाग में है वो आकृति बन गई आम की, जो है कि कैसी आकृति आम की, तुरंत बन गई आपके दिमाग में आकृति। तो जब इस प्रकार की आकृति बन जाए, यानी हम किसी नाम को सुन लें और सुनने के पश्चात तुरंत हमारे जो दिमाग में जो है एक उसका चित्र बन जाए, तो ऐसे जो नाम होंगे वो सभी आपके जो है यथार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। तो यहाँ एक और विशेष पॉइंट याद रखेंगे, ऐसे नाम जिन्हें सुनते ही हमारे दिमाग में चित्र बन जाए, ये समझ जाइए वो सभी यथार्थवाचक संज्ञाएं हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कहा था आपसे, जैसे मार्कर, मैंने मार्कर का नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया। जैसे कहा मैंने मोबाइल, तुरंत चित्र बन गया। जैसे मैंने कहा एसी, तो तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया। मैंने कहा फ्रिज, तो तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया। जैसे मैंने कहा राम, तो भी तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया। मैंने कहा दीवार, तो भी आपके दिमाग में चित्र बन गया। तो ये जो सभी नाम हैं ये वास्तविक नाम हैं, और साथ ही ये दृश्य नाम है,
इसी कारण ये जो है यथार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दूसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। यदि हम भाववाचक की बात करें तो भाव का मतलब क्या होता है? किसी चीज की फीलिंग होती है। भाव जो होता है वो फीलिंग है एक। तो भाव में क्या है? ये एक अदृश्य रूप है। ये जो भाव जो रहता है वो एक अदृश्य रूप होता है, और जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी जो है किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बनता, अमूर्त रूप है। जैसे आप देखिए कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का नाम लिया तो तुरंत उसके पार्ट का हमारे दिमाग में चित्र बन गया, लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम लिया तो कोई भी किसी प्रकार का चित्र नहीं है। तो जो फीलिंग है, जैसे मैंने कहा दया, जैसे मैंने कहा क्रोध, तो इनका कोई भी चित्र हमारे दिमाग में नहीं बनता है। तो मेरे प्यारे छात्र, यही है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की जब कभी भी बात करते हैं तो ऐसे अवास्तविक नाम, अवास्तविक नाम, या हम कह सकते हैं अदृश्य नाम या अमूर्त नाम भाववाचक के रूप में जाने जाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी नाम को सुने और दिमाग में उसका चित्र न बने तो भाववाचक संज्ञा है। तो दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें सुनने के पश्चात किसी भी प्रकार का दिमाग में चित्र नहीं बनता। अब जैसे देखिए मैंने कहा मिठाई तो दिमाग में चित्र बन गया, लेकिन मैंने कहा मिठास तो चित्र नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा था इसमें सॉफ्टवेयर, जैसे मिठास, बात समझ रहे? तो ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के रूप है। ये भाव है किसी भी चीज के। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहां आपको याद रखना है मूल रूप से जो संज्ञा के हैं वो दो भेद हैं, एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक। यथार्थवाचक ऐसे वास्तविक नाम हैं जिनको सुनते ही हमारे दिमाग में चित्र बन जाते हैं, और भाववाचक ऐसे नाम होते हैं जिनको सुनने के पश्चात में हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई छायाप्रति नहीं बनती है। तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो यहां आपको मूल रूप से संज्ञा के जो भेद हैं वो आपको प्राप्त हुए हैं। चलिए अब देखिए मैं आता हूं यहां यथार्थवाचक संज्ञा के भेद पर आता हूं। यथार्थवाचक संज्ञा के भेद इस पर आता हूं। देखिए यथार्थवाचक संज्ञा भी बता चुका हूं, ऐसे सभी दृश्य नाम जिन्हें हम वास्तविक और देख सकते हो। यथार्थवाचक संज्ञा के चार भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? चार। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, याद रखेंगे जातिवाचक। तीसरा है इसमें समूहवाचक संज्ञा, एक और है स्वरूप इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा, और एक और होता द्रव्य वाचक संज्ञा। ये जो है प्यारे छात्रों, ये यथार्थवाचक जो संज्ञा है इसके भेद हैं। ये जो है
तो कभी भी यथार्थवाचक संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो वहां पर आप 4 भेद लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे जो कोई भी अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें 5 भेद दे दिए जाते हैं। पुस्तक में पढ़ेंगे तो 5 भेद है, और 5 भेद में क्या करता है वो 4 भेद उसके स्वरूप तो यही दे देता है। उसमें जो है एक दे देगा आपको व्यक्तिवाचक का नाम दे देगा, एक दे देगा आपको जातिवाचक, तीसरा एक समूहवाचक का नाम दे देगा, और एक जो है द्रव्यवाचक का नाम दे देगा, और एक भाववाचक का। ये जो है प्यारे छात्रों किताबों में नाम जो है आपके में प्राप्त हो जाते हैं, ये किताबों में नाम प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अभी हमें इसके आगे की चीज देखनी। देखो देखिए, द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है? पदार्थों के नाम। इसमें क्या होता है? पदार्थों के नाम होते हैं, सभी जितने पदार्थ हैं उनके नाम होते हैं। समूह में क्या होता है? किसी भी समुदाय की बात की जाती है इसमें जो है, या इसमें दल की बात की जाएगी, या फिर संगठन की। इसमें क्या है? समुदाय, अभी डिटेल में बताऊंगा, दल या संगठन की बात की जाती है। अब देखिए प्यारे छात्रों, इसमें से जो द्रव्यवाचक संज्ञा और जो समूहवाचक संज्ञा है उनको वर्तमान समय में इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ ये द्रव्यवाचक संज्ञा और ये जो समूहवाचक संज्ञा है इनको किसमें सम्मिलित कर दिया गया? जातिवाचक में कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में यथार्थवाचक के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। वर्तमान की बात करते हैं, पहला भेद हो गया इसमें व्यक्तिवाचक हो गया, और दूसरा जो भेद हो गया इसमें जातिवाचक संज्ञा का रूप हो गया। और देखो अगर हम देखें वर्तमान में संज्ञा के भेद देखें तो अब देखिए 2 भेद तो यही है हमारे पास में, यथार्थ वाले ही 2 भेद। तो एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, दूसरी हो जाती है जातिवाचक, और तीसरा वो एक भाववाचक का स्वरूप, भाववाचक संज्ञा। तो यह मेरे प्यारे छात्रों वर्तमान समय की बात करते हैं तो हमारे संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 हैं, और मूल रूप से जो भेद हैं वो 2 हैं। और जब कोई भी नहीं दिया होता है कि पूछता संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब हम उसमें उत्तर लगा देते हैं 5 को लगा देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से भी आपको याद रखना होगा कि बिल्कुल नया स्वरूप बता रहा हूं, जो वर्तमान का जो प्रचलित स्वरूप है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उसको ध्यान रखना है आपको जो है। तो इन बातों को ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसमें। चलिए आए, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। बहुत अच्छा तरह से आप समझ में आ जाएगा, आपको सभी संज्ञाओं के स्वरूप आपको एक ही बात में समझ में आ जाएंगे कि हम संज्ञा को किस प्रकार से जो है छांटें। देखिए आइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। सबसे पहला देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो थोड़ा सा मैंने पीछे बताया था आपको, जो चीजें बताई थी कि व्यक्तिवाचक किसमें? यथार्थ में। तो अब देखिए कुछ जो चीजें थी दृश्य रूप में, यथार्थ में क्या था? दृश्य रूप था। अब दृश्य में क्या क्या था? कोई भी वस्तु का नाम हो सकता था, यहां पर जो था दृश्य में वस्तु की स्थिति हो सकती, या फिर हो सकता था स्थान का नाम हो सकता था, या फिर अब व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो अब देखो प्यारे छात्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है?
कि ऐसे सभी नाम जो दृश्य हों, और दृश्य में वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, अदृश्य रूप का नाम इसमें कोई नहीं आएगा। तो वस्तु के नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम यदि दिया गया है, और वह भी होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट दृश्य नाम होना चाहिए। दूसरा, एक वचन नाम होना चाहिए, उसका बहुवचन नहीं बन सकता हो, एक वचन नाम हो। अगर उसका बहुवचन बन जाएगा तो जातिवाचक में पहुंच जाएगा, बहुवचन नहीं बनना चाहिए। एक दृश्य नाम हो, एक वचन नाम हो, उन सबको आप ले लेंगे। जैसे आप देखिए, मैं यहां उदाहरण ले रहा हूं, यदि मैंने लिया मोहन, एक नाम लिया, व्यक्ति का नाम है, पहली बार व्यक्ति के नाम से साथ दृश्य नाम है। अब मोहन का आप क्या बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप कहेंगे सर पुस्तक ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन आप देखिए, मान लेते हैं वस्तु का नाम है, तुरंत चित्र बन गया, लेकिन क्या इस पुस्तक का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? पुस्तकें बहुवचन बनाया जा सकता है इसका जो, लेकिन यहां क्या कह रहा है? केवल एक वचन नाम हो, तो इसका मतलब बहुवचन बन सकता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो यहां बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जो ऐसे नाम जो कि, अब जैसे आप देखिए स्थान, जैसे मैंने लिया, एक नाम ले लिया आगरा। अब आप सोचिए, आगरा का क्या आप बहुवचन बना सकते हैं? आगरे नहीं बन सकता है ना। तो जब आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, तो आप एक वचन नहीं रखेंगे, तो दृश्य का स्वरूप हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे नाम हो जो दृश्य स्वरूप में, अब देखिए किताब में परिभाषा दी होती है, या आपको अध्यापकों ने भी पढ़ाया हुआ कि एक नाम हो, किसी के सामने नाम लग जाए। अब आप कहते हो सर पर्वत, पर्वत का बहुवचन पर्वतों बन जाएगा आपने। अब जैसे मैं लिख दिया हिमालय, अब हिमालय थोड़ी नहीं बनेगा। अब ये एक किसी पर्टिकुलर चीज का नाम दे दिया। अब जैसे मैं लिख दिया गंगा, गंगो थोड़ी नहीं बन जाएगा, गंगे थोड़ी नहीं बन जाएगा इसका बहुवचन। तो ऐसे सभी शब्द जो दृश्य हो और एक वचन के रूप में हो, तो वह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसका एक वचन से बहुवचन बन जाए। यदि बहुवचन बन जाएगा उसका, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहुंच जाता है। ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, बिल्कुल साधारण है। दृश्य नाम और एक वचन नामों को आप याद रखिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब आप देखें, जैसे मैंने लिखा यहां पर कुत्ता, तो आप देखिए इसका बहुवचन बना सकते हैं कुत्ते, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये भी नहीं हो सकता आपका, क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन बन गया। तो यहां ध्यान देंगे कि अगर हम देखें व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जो नाम होते हैं, वही जो है आपके क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि हम परिभाषा भी दें तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कह रहे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए दूसरा देखते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। दूसरा मैं इसमें बताने वाला हूं आपको जातिवाचक संज्ञा का। अच्छा ध्यान देंगे, दूसरा हम देख रहे हैं इसमें जातिवाचक संज्ञा को देख रहे हैं। जाति मैंने बताया था जो द्रव्य और समूह है उनको वर्तमान समय में इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसका भी बहुत सिंपल पहचान है। सबसे पहली बात, इसमें भी चीजें कैसी होंगी? दृश्य हों। पहली बात, चीजें कैसी हो? दृश्य हो। अब दृश्य में तो वही तीन चीजें आएंगी, मैं बता चुका हूं। वस्तु का नाम आ सकता है, व्यक्ति का नाम आ सकता है,
स्थान का नाम आ सकता है। तो ये दृश्य चीजें हैं, भाव दृश्य नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। तो ये दृश्य चीजें हैं, इनके नाम आ जाए, प्लस इसका बहुवचन शब्द हो। दूसरी बात ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत ही, मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, उनको याद रखें, बहुवचन शब्द हो। तीसरी बात, ऐसे शब्द जो एक वचन से बहुवचन बन जाएं। मेरे प्यारे छात्रों, यदि कोई भी नाम, व्यक्ति, वस्तु का इन चीजों को यदि आपका परिपूर्ण रूप से उनका स्वरूप बन रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होंगी। चाहे कोई भी ले लीजिए, जैसे देखिए नदी, नदी का बन सकता है नदियां, एक वचन से बहुवचन बन सकता है इसका। आप देख सकते हैं इसको जो है, जैसे अगर हम जातिवाचक और ले, जैसे मैंने कहा पुस्तकें, पुस्तक भी बन सकता है इसमें जो स्वरूप है, मैं अभी बता चुका हूं आपको पीछे जो है। जैसे पशु का स्वरूप देख रहे हैं, जैसे जानवरों का, या हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्ली, तो इसका भी हम बना सकते हैं बिल्लियां। तो बहुवचन का स्वरूप बन सकता है, बहुवचन शब्द के रूप में आ सकते हैं, दृश्य रूप में भी आ सकते हैं जो है। तो ऐसे शब्द जो कि दृश्य हो और बहुवचन हो, प्लस में वह एक वचन से बहुवचन बन सकते हो, तो ऐसे जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। एक मास्टर फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा भाववाचक संज्ञा के। अब देखिए, अब हम इसमें बात कर रहे हैं भाववाचक के रूप की बात कर रहे हैं। तीसरा हम ले रहे हैं इसमें भाववाचक संज्ञा। अब मैं जब भाव बता रहा था तब देखिए कुछ बातें आपको ध्यान आ रही होंगी। भाव में क्या था, पहले तो अदृश्य रूप हो, यानी अदृश्य रूप हो, या मूर्त रूप हो किसी का। यहां सबसे बड़ी बात है, अदृश्य रूप हो या मूर्त रूप हो, यानी दिखाई ना दे। तो ऐसे जो सभी नाम हैं वह आपके भाववाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्रोध, अब आप देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम तो है नहीं। यदि मैं बात करूं सुख, यदि मैं बात करूं दुख, आप देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं मानवता, इसकी बात करूं, तो ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं जो अदृश्य या अमूर्त रूप में है, मूर्त नहीं अमूर्त रूप में, दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो ये ऐसे सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। तो आप देखिए, मैं एक आपको इसका और स्वरूप बताने वाला हूं, तो इसका भी आप देखेंगे। देखिए, अब आप कोई भी संज्ञा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। अब जैसे अब आप खुद सोचिए, मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया, मान लेते मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप सोचिए, जैसे मैंने लिखा यहां देश, जैसे मैंने लिख दिया मिठास, एक मिठास लिखा है, घर लिखा है, पंखा ये लिखा हुआ है, राधा ये लिखा हुआ है मैंने जो है, सभा, मेला इत्यादि, ये शब्द मैंने लिखे हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इन सब में कौन कौन सी संज्ञा है, आपको ये बात बतानी है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए देखिए, एक और बता रहा हूं, बहुत ही नई चीज। जैसे देखिए, कुछ शब्द अदृश्य है और साथ ही साथ में एक वचन भी है। भाववाचक में हमने देखा, देखिए भाववाचक में क्या था, अदृश्य रूप हो पहली बार, या अमूर्त हो, दिखाई ना दे, यही बात है, दिखाई ना दे, अमूर्त रूप हो, प्लस में एक वचन स्वरूप होते हैं। लेकिन यदि कोई भी ऐसा नाम है, ऐसा कोई भी शब्द है जो अदृश्य है प्लस एक वचन है, परंतु उसका बहुवचन बनाया जा सकता हो। जैसे अगर आप देखेंगे, मैंने यहां एक शब्द लिखा जैसे कुर्बानी, जैसे मैंने शब्द लिखा जवानी, जैसे मैंने शब्द लिखा मेहरबानी, जैसे मैंने शब्द लिखा दीवानी, ये शब्द मैंने लिखे हैं। यदि आप इन सभी शब्दों को देख रहे होंगे तो ये शब्द क्या है, अदृश्य, अमूर्त है और एक वचन है। प्लस में तो ये कौन से भाववाचक शब्द है। यदि हम इस कुर्बानी का अगर बहुवचन बनाए तो क्या हो जाएगा, कुर्बानियां। ऐसे ही जवानी का बनाए जवानियां, मेहरबानियां, अब ऐसे दीवानियां, तो हम इनका बहुवचन बना दिया और ये अदृश्य। तो याद रखेंगे, ऐसे शब्द जो अदृश्य हैं और एक वचन है, परंतु जब उनके बहुवचन बना दिए जाएं तो मेरे प्यारे छात्रों, यह सभी नाम जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ये जो सभी नाम है जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। इस बात को याद रखना आपको बहुत जरूरी होगा कि जब कभी भी कोई एक वचन नाम है और प्लस में वह जो है आपका अदृश्य है लेकिन उसका बहुवचन बना दिया गया है। अगर एक वचन है तो वो भाव में, यदि उसका बहुवचन बन गया है तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक के स्वरूप में आ जाता है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। तो आज हमारा जो था विकारी शब्द का पहला क्लास था और उसको हमने देखा। इसको सही तरह से पढ़ें और साथ वाले लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद।